हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम सेक्शन सी करने वाले हैं। सेक्शन ए और बी कंप्लीट करने के बाद सेक्शन सी को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको आगे के सॉल्यूशंस कंटिन्यूअसली मिलते रहे बच्चों। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये सेक्शन सी है जो कि 6 क्वेश्चन कंटेन करता है। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे। इसमें कुछ और क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आपको 2 में से 1 करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करते हैं। 26 क्या बोलना चाह रहे हैं? अ नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, ऑफ विच 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, 84 are interested in dance, 108 students are interested in handicraft. For optimal culture exchange, or organization wish to keep them in minimum number of group such that each group consists of students interested in the same art form and the number of students in each group is same. Find the number of students in each group. Find the number of groups in each art form and how many rooms are required if each group will be allotted a room. देखो क्वेश्चन समझो, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन समझने में बोलता है कि 60 लोग ऐसे हैं जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, डांस में 84 लोग इंटरेस्टेड हैं और हैंडीक्राफ्ट में 108। तो हमको ऐसे कुछ अरेंज करना है ताकि जो सेम आर्ट फॉर्म के रहेंगे वो एक ग्रुप में रहें, है ना। दूसरा, ग्रुप्स में डिवाइड करना है हमें। अब जब ग्रुप्स में डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रुप्स बनेंगे वो कम बनेंगे क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है। हमें क्या बनाना है? ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो जब भी वैल्यू छोटी करनी है हमें तो हम निकालेंगे एचसीएफ। देखो यही तरीका है पता करने का। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि क्या एचसीएफ, किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकाले और किस क्वेश्चन में एलसीएम निकाले। तो ये तरीका है कि अगर गिवन वैल्यू से वैल्यू छोटी आनी है, क्वेश्चन पढ़ के अगर वैल्यू छोटी आनी है तो हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। और अगर क्वेश्चन पढ़ के अगर वैल्यू बड़ी आनी है तो हम निकालेंगे एलसीएम। तो अब इस क्वेश्चन में मुझे पता है कि ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो जब ग्रुप्स में डिवाइड करोगे तो ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स जो बनेंगे वो जो गिवन नंबर्स हैं उनसे छोटे ही बनेंगे। 84 108 ग्रुप थोड़ी बनेंगे। ग्रुप में करोगे अगर तो ग्रुप्स तो छोटे छोटे बनेंगे ना। 10 ग्रुप बनेंगे, 12 ग्रुप बनेंगे, 15 ग्रुप, 25 ग्रुप बनेंगे। तो गिवन वैल्यू से हमेशा क्या आएगी? वैल्यू छोटी आएगी। तो जब छोटी आएगी तो हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए जल्दी से हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ ऑफ किसका? 60, 84 और 108 का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? 60 का जब एचसीएफ निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या करोगे? 2 ये 30 टाइम्स, ठीक है, 2 ये 15 टाइम्स, ये 3 ये 5 टाइम्स, ये 5 ये 1 टाइम, ठीक। दूसरा 84 का भी निकाल लेते हैं। 84 का क्या हो जाएगा? 2 ये 42 टाइम, ठीक, 2 ये 21 टाइम, ये 3 7 टाइम और ये 7 1 टाइम। 108 का भी जल्दी से निकाल लेते हैं। 2 5 ये 4 टाइम, ठीक है, 2 27 टाइम, 3 9 टाइम, 3 3 टाइम और ये 3 1 टाइम। तो अब देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 60 क्या आया? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 84 क्या आया? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और 108 क्या आया बच्चों? वो आया 2 स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। अब एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होता है हमारा जो भी, देखो समझो, जो कॉमन है सबसे पहले वो लिख लो। देखो तीनों में जो दिख रहा है 2 वो लिख लो और एक 3 दिख रहा है वो लिख लो। दोनों में कॉमन और दोनों का लोएस्ट पावर, 2 का लोएस्ट पावर तो 2 ही दिख रहा है और 3 का लोएस्ट पावर 1 दिख रहा है। तो इससे क्या मिला? 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12। तो अब इससे ये पता चला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ये पता चला कि जो ग्रुप बनेगा वो 12-12 का ग्रुप बनेगा। मतलब 12 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनना है, एक ग्रुप में 12 लोग। अब ये तो मुझे मिल गया। देखो क्या मिल गया? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। अब मुझे क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। ये मुझे मिल चुका है कितना? 12। मतलब 12 लोग एक ग्रुप में रहेंगे। अब दूसरा बोलता है नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। कितने ग्रुप्स बन सकते हैं? अच्छा म्यूजिक के लोग कितने हैं? 60 लोग हैं। हाँ, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या बन जाएगा इसका? सोचो, नंबर ऑफ ग्रुप म्यूजिक का सोचो। देखो 60 लोग हैं, एक ग्रुप में 12, एक ग्रुप में 12 लोग, तो कितना होगा? 60 डिवाइड बाय 12, मतलब 5 ग्रुप ऐसे रहेंगे जो म्यूजिक के रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रुप किसका? डांस का कितना हो जाएगा? सोचो, 84 डिवाइड बाय 12, 7 टाइम, ठीक है। और
नंबर ऑफ ग्रुप इन किसमें, हैंडक्राफ्ट्स। तो हैंडक्राफ्ट्स के कितने हो जाएंगे, 108 डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाएगा 9 टाइम। अब हमें क्या निकालना है, कितने नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड हैं। तो नंबर ऑफ रूम्स टोटल कितने रिक्वायर्ड होंगे, रूम्स रिक्वायर्ड इक्वल टू, क्योंकि हर ग्रुप को एक रूम मिलना है, तो 5 ग्रुप को 5 रूम, 7 ग्रुप को 7 रूम और 9 ग्रुप को 9 रूम। तो ये कितना हुआ, 7 और 5 12, 12 और 9 21। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स जो हमें मिलेंगे वो क्या, 21। तो ये हमारे 3 आंसर हैं जो हमें क्या है, मिल चुके हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझना है, आपसे इजीली बन जाएगा। कुछ नहीं भी समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। ठीक है, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेता हूं, 5x + 1। अब इसमें ना a मुझे पता है कितना है 5, b मुझे पता है 5 और c मुझे पता है 1। एक चीज दिमाग में बैठा लो, जब भी आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा तो आप एक चीज तो तुरंत निकाल लो, वो क्या है, वो है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, -b/a, मतलब -5/5 डेट इज -1, और अल्फा बीटा डेट इज c/a। आपसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है, आपको नहीं आता है, आप छोड़ने के मूड में हो, लेकिन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपको आता है ना, उतना करके आ जाओ। ठीक है, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, एक नंबर मिल ही जाएगा। तो ये मत सोचना कि हमें नहीं आता तो छोड़ दे, जितना आता है उतना करके आ जाना। ठीक है, कोशिश यही करना कि पूरा हो जाए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है बहुत। लेकिन अगर बाय चांस नहीं बन रहा है, क्या करे यार, छोड़ के आने में कोई सेंस बनता है कि नहीं, जितना आता है उतना करके आओ। फॉर्मूला आता है, आप फॉर्मूला लिख के आ जाओ, डेफिनेटली आपको नंबर, कुछ तो नंबर मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ना एक एक नंबर बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है अपने को कुछ भी। हम जितना एफर्ट जितना डाल सकते हैं हम लोग, जितना हमें आता है मैथमेटिक्स में, जितना हमने किया पूरा पेपर में, हमें उस समय यूज करना है। ठीक, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो अब मुझे ये चीज मिल गई, अब मैं क्या करूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालूंगा। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्योंकि हम लोग ये ना क्लास 8th 7th से पढ़ते आ रहे हैं कि ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ये इस टर्म में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू पुट कर देता हूं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1/5। तो ये मिल गया मुझे 1 - 2/5। तो कितना आ गया, ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 LCM। ये आ गया 5 - 2 डेट इज 3/5। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। ये फर्स्ट जो था ये हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स पे। अच्छा, ये अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का मतलब क्या है, ये होता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको अल्फा बीटा लिख सकता हूं और ऊपर मैं बीटा प्लस अल्फा लिख सकता हूं। और बीटा प्लस अल्फा का मतलब अल्फा प्लस बीटा ही होता है, और हमने निकाल लिया है, ये हो गया -1। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/5। तो मैंने यहां पे लिख ली 1/5। तो ये ऊपर चले जाएगा तो क्या मिलेगा, -5। तो यही क्या आ गया, आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सिर्फ बदलना किस में है, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा में। अगर ये बदलने आपको आ गया, सीख लिए, अगर प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपने ये सीख लिया, तो आपसे ये वाले क्वेश्चंस तो डेफिनेटली बनेंगे। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये 3 नंबर तुरंत आ जाएगा। तो पेपर कोई टफ नहीं आता है, हम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते, हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है ताकि हमें सब चीज बन जाए। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। देखो अब ये भी ना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो अगर नहीं पता है आपको तो आप नहीं बना पाओगे। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात कर रहा है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर ही नहीं पता होगा आपको कि उसका एक्चुअल फॉर्म होता क्या है, तो आप ये बना ही नहीं पाओगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। The sum of 2 digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digit of a number differ by 2, then find the number. How many such number are there?
तो जब भी 2 डिजिट नंबर की बात करेगा ना, कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे आएंगे। कॉन्सेप्ट ये बोलता है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो ये XY 2 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। इसका जो एक्चुअल फॉर्म होता है वो होता है 10x + y। याद रखो भाई, अगर डिजिट्स की बात किया तो हम लोग x और y लेंगे, और अगर नंबर की बात किया तो हम लोग 10x + y लेंगे। ये होता है ना एक्चुअल फॉर्म। 2 डिजिट नंबर का फॉर्म यही होता है, जिसमें y जो होता है ये होता है हमारा 1 डिजिट, और x जो होता है ये होता है हमारा 10 डिजिट, ठीक है। 1 डिजिट और 10 डिजिट, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। लेट द 10th digit be x and 1st digit be y, ठीक है। 10th डिजिट को x ले लो, 1st डिजिट को y ले लो। अब देखो सम, देखो बोल क्या रहा है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। किसकी बात किया? 2 डिजिट नंबर की बात किया, सिर्फ 2 डिजिट की बात नहीं किया उसने। क्या किया? 2 डिजिट नंबर की बात किया। तो जब भी नंबर की बात करेगा तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे 10x + y, है ना। ये 2 डिजिट नंबर है, उनका सम किसके साथ? नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अच्छा, रिवर्स कैसे करोगे? 10x + y है, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? अगर xy नंबर है, 10x + y, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? 10y + x, मतलब ये बन जाएगा yx, ठीक है। इसका रिवर्स यही होता है ना, xy का रिवर्स क्या होगा? yx, तो ये बन जाएगा मेरा 10y + x। इन दोनों का सम दे दिया है क्या? 66। ये पहली लाइन बोल रहा है, ठीक। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 10x + x, ये हो जाएगा 11x + 11y = कितना? 66। पूरी इक्वेशन 11 से डिविजिबल है तो कर देते हैं। तो ये x + y = कितना हो जाएगा? 6। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब ये मुझे इक्वेशन नंबर 1 मिल गई, आगे बढ़ते हैं। इफ द डिजिट ऑफ नंबर, अब देखो किसकी बात किया? डिजिट्स ऑफ अ नंबर, नंबर के डिजिट्स की बात किया, उनका डिफरेंस लेना है बोल रहा है हमें। तो हम क्या कर लेते हैं? एक को ले लेते हैं x - y = 2, ठीक। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ना जल्दी से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। कैंसल, x + x ये 2x, और ये 6 + 2 ये 8। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिली? 4 मिल गई, ठीक है। अब ये 4 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में या सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये मिल जाएगा 4 + y = 6, y = 6 - 4, y = 2। अब x और y तो मिल गया, तो एक्चुअल नंबर था क्या? एक्चुअल नंबर था 10x + y, और 10 × 4 + 2, तो ये हो गया 40 + 2 दैट इज 42। इसका क्या हो गया? आंसर है। जो एक्चुअल नंबर की बात कर रहा था वो कौन सा था? वो था 42। तो ये था इसका आंसर। तो हम बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो अब ये आया सर्कल का क्वेश्चन। P and PB are tangents drawn to a circle of center O from an external point P. The chord AB makes an angle of 30 degree with the radius at a point of contact. इसका मतलब समझो कि किसकी बात कर रहा है। देखो ये बोल रहा है P और PB तो टेंजेंट है, ये मुझे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्ड AB, ये कॉर्ड AB है, ये एंगल बना रहा है रेडियस के साथ एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहां पे ये कॉर्ड और रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये होता है, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है कितना? 30 डिग्री, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 6, ये पूरे कॉर्ड की लेंथ है 6, ये यहां से लेकर ये यहां तक का लेंथ है 6। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट PA, मुझे फाइंड जो करना है वो ये फाइंड करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट PA। एंड द लेंथ ऑफ रेडियस फाइंड करना है, ये है। इसको R दे देता हूं मैं, और इसको मैं सपोज X दे देता हूं। ये हमारी मर्जी है, हम एग्जाम कर सकते हैं, आपको जो मर्जी है ले सकते हो आप, ठीक। अगर मैं एक लाइन ऐसे सेंटर से पॉइंट तक के डिवाइड करता हूं, लाइन एक अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो ये क्या करेगा? इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ देगा, ठीक है। तो जैसे ये 2 इक्वल पार्ट में टूटेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट हो जाएगा बराबर, ये पार्ट बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक, और ये भी कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर हो गया। अब ट्रायंगल की बात करो, इन ट्रायंगल OA। सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्रायंगल। एक काम करते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल, इसको नाम देता हूं मैं कुछ
ये वाले नाम, इसको नाम दे देते हैं कुछ, ये नाम दे दिया हमने इसको सपोज डी। तो इन ट्रायंगल ओएडी की बात करते हैं हम लोग पहले, एओडी। एओडी अगर आप देखोगे तो एओडी कुछ इस तरीके से, देखो मैं रफली बना देता हूं यहां पे अभी, ये है ए ओ और ये डी, जिसमें ये यहां से यहां तक रेडियस है, ठीक है, यहां से यहां तक मुझे पता चल चुका है 3 सेंटीमीटर है, ठीक, और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। अब एंगल के अपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, पता है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, और ये क्या बचा, ये बेस बना। तो अब बेस और हाइपोटेनियस का काम है हमें, तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस और हाइपोटेनियस लगता है, जल्दी बोलो, वो है कॉस। तो कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, वो होती है 1/2, 1/√2, √3/2, तो ये हो जाएगी हमारी √3/2 इक्वल्स टू कितना, 3/r। 3√r इक्वल्स टू 6, r इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय √3, रैशनलाइज कर देते हैं, √3 डिवाइड बाय √3, तो ये बन गया मेरा 6√3 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 टाइम, ये 3 2 टाइम, तो यहां से जो r की वैल्यू आई वो मिली 2√3। देखो रेडियस हमें मिल चुका है, ये हमें वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू मतलब OA की वैल्यू हमें मिल चुकी है, रेडियस हमारा फाइंड हो गया, लेंथ ऑफ रेडियस। अब ले लो इन ट्रायंगल OAP, बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, हमें पता है यहां से यहां तक का 90 डिग्री है एंगल ए। तो अब 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, तो मतलब OP हाइपोटेनियस है, रेडियस मुझे पता चल चुका है, ठीक, एंगल भी मुझे पता है, क्योंकि अगर एंगल कैसे निकालोगे, देखो एंगल की बात करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे डायग्राम, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक टेंजेंट से ड्रॉ हो रही है लाइन, और यहां पे एक सेंटर से O है। अब जब इसकी बात करोगे ना, देखो ये 30 डिग्री था, तो ये पूरा 90 है, ये भी 90 है, ये 30 था पूरा, तो 30, ये 30 और ये 30 कितना हुआ 60, 60 में से 180 में से 60 गया तो ये कितना बचा 120। तो जब ये 120 है तो ये कितना आया 60 आया, क्योंकि अपोजिट सम कितना होता है 180 होता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में, ठीक। तो अब ये मुझे पता चल चुका है कि ये 60 है। अगर मैं इसको इक्वल 2 पार्ट में तोड़ूंगा तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। अब ट्रायंगल ले लो OAP, तो जैसे ही OAP आप लेते हो तो अब मुझे पता है कि निकालना x है, तो मुझे हम क्या निकालना है, हमें ध्यान देना हाइपोटेनियस पे, और ये क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा OA मतलब रेडियस, हाइपोटेनियस क्या है हमारा AP। साइन 30 की वैल्यू 1/2, OA हमारा कितना है, OA हमारा R है, और R हमारा आ चुका है 2√3, और AP हमें फाइंड करना है जिसको हमने x दिया है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 4√3, देखो 4√3 सेंटीमीटर। तो ये क्या आया, ये आया हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट PA, है ना। देखो आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन टफ नहीं था, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था कि हमें क्या गिवन है उसके बेसिस पे हमें सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 था जो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। PQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। तो सबसे पहले ये मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, एक पॉइंट है T, इस पॉइंट से 2 टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लेने हैं, ये हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर लिया विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, ठीक है। अब मुझे प्रूव क्या करना है, PTQ, अगर मैं इसको नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देते हैं P और इसको नाम दे देते हैं Q, PTQ मतलब ये पूरे इसकी बात किया, इसको ज्वाइन कर देता हूं मैं, ये मैंने कर दिया ज्वाइन, यहां पे सेंटर है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ OPQ मतलब ये अगर सेंटर है O तो ये OPQ मतलब ये इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है। तो मतलब चीजें हमें सिर्फ 2 चीज देखनी है, एक ये और एक ये। अब देखते हैं इसको कैसे प्रोसेस किया जाए। देखो अगर आप नोटिस करोगे तो यहां से लेकर यहां तक ये 90 डिग्री होता है, ठीक, इसको हम नाम दे देते हैं x। तो ये वाला एंगल, ये सिर्फ इसकी एंगल की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 90 - x, ठीक है, ये वाला एंगल 90 - x हो गया।
अब टेंजेंट ये और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये और ये बराबर हो गए तो ये ट्रायंगल बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी बन गया 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये 90 माइनस एक्स, ये भी 90 माइनस एक्स। तो अब इसमें मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, किसमें, इन ट्रायंगल ये क्यू पी टी, चलो उसमें लगाते हैं हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल क्यू पी टी, ये सब चीजों मैंने यहां पे की है, आपको स्टेटमेंट में लिखनी है, डायरेक्ट डायग्राम में मत बना देना, आपको स्टेटमेंट में लिखना है जो मैंने बोला पूरा। ठीक है, कि 90 माइनस एक्स कैसे आया, पहले लेट करो कि ओ पी क्यू को है, ओ पी क्यू जो है वो क्या है, एक्स है, तो इससे मुझे पता चला कि ओ पी टी 90 डिग्री है। देन हमें फाइंड करना है टी पी क्यू, दैट इज 90 माइनस एक्स, एंड इट इज इफ पी टी इज इक्वल टू टी क्यू, देन it is an isosceles triangle, therefore base angle are equal, therefore PQT is also 90 minus x। उसके बाद ये चीज करनी है जो मैं अभी कर रहा हूं, तो मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, आपको लिखना है स्टेटमेंट। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। ठीक, तो QPT में बात करते हैं हम लोग 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स प्लस एंगल कौन सा है ये, PTQ, PTQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से क्या मिला, 180 माइनस 2x प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से 180 कैंसल, 2x उधर जाएगा, तो ये एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 2x, और हम x किसको माने थे, हम x माने थे OPQ को, तो अब मैं पुट कर देता हूं PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। देखो यही चीज हमें लानी थी ना, देखो कितनी आसानी से आ गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, हैंस प्रूव्ड। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू 1 और 1/2। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना हमें tan के फॉर्म में बनाना है। tan के फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये tan के फॉर्म में बने, तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशंस को हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों LHS RHS, तो इससे बनेगा ये हमारा 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, प्लस ये बनेगा हमारा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, इक्वल्स टू ये बनेगा हमारा 3 साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। देखो अब ये बन गया मेरा क्या, sec स्क्वायर थीटा, प्लस ये बन गया मेरा tan स्क्वायर थीटा, इक्वल्स टू यहां से एक cos कैंसिल हुआ, तो ये बना 3 इंटू tan थीटा, बना ना। अब मुझे ये पता है ये 1 बाय cos sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब sec स्क्वायर थीटा को tan में बदल सकता हूं मैं, एक प्रॉपर्टी होती है, शायद आपको पता होगा, क्या यहां से देख लेते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और एक रिलेशन होता है, अगर मुझे tan निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, उसको डिवाइड बाय cos, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो इस sec स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो मैं यहां पे कर लेता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा, कर सकता हूं ना यार। तो अब ये क्या बना, ये बना मेरा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 3 tan थीटा। अब देखोगे तो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है मुझे, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं अगर लेट करता हूं tan थीटा को x, tan थीटा को हमने x मान लिया, तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब तो मुझे आसानी से दिख रहा है कि इसको मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से यूज कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से 2x एज अ कॉमन फैक्टर, ये आया x माइनस 1, ये माइनस 1 एज अ कॉमन फैक्टर, ये आया x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये x माइनस 1 एक बार आया और ये 2x माइनस 1 एक बार आया, तो अब यहां से x की वैल्यू एक 1 आ गई और एक x की वैल्यू 1/2 आ गई। अब वापस पुट कर दो, तो ये हो गया tan थीटा इक्वल्स टू 1 और tan थीटा इक्वल्स टू 1/2। और यही प्रूव करना था क्या यार, देखो प्रूव दैट tan थीटा 1 और 1/2, ये 1 और 1/2 आ गया, आसान था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समझ में आ रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाओ,
लाइक करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो, ताकि आपको अगले सॉल्यूशन सेक्शन डी भी तो चाहिए ना आपको, तो हम सेक्शन डी के भी सॉल्यूशंस लाएंगे। तब तक के लिए ये देखते रहो। तो 31 क्वेश्चन जो है ये है बेस्ड अपॉन स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं हम लोग। द लेंथ of 40 leaves of plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in following table। अच्छा, इसमें फाइन क्या करना है, इसमें मिसिंग है, तो फाइन जो करना है हमें एवरेज फाइन करना है, और एवरेज का मतलब होता है मीन। ठीक है, मीन हमें फाइन करना है। तो मीन फाइन करने के लिए सबसे पहले देखो ये टेबल अगर नोटिस करोगे तो 118, 126, 26 के बाद 27 है, मतलब एक एक के गैप में है। तो अब इसका जो क्लास इंटरवल है उसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस में 26 के बाद 27 आता है, 35 के बाद 36 आता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ता है किसको, क्लास इंटरवल को। तो क्लास इंटरवल को एडजस्ट करो, कैसे करोगे, 0.5 सब्ट्रैक्ट करो लोअर लिमिट में और 0.5 ऐड करो अपर लिमिट में, मतलब अपर क्लास में। तो ये हो जाएगा 117.5 से 126.5, ये हो जाएगा 126.5 में 135.5, ये हो जाएगा 135.5 से 144.5, ये हो जाएगा 144.5 से 153.5, ये हो जाएगा 153.5 से लेकर 162.5 तक, ये 162.5 से लेकर 171.5 तक, और ये 171.5 से लेकर 180.5 तक। देखो अब एडजस्ट हो गया, देखो 126.5 है 126 है, 135.5 है 135.5 है, ये एडजस्ट हो गया। अब फ्रीक्वेंसी क्या है लिख लेते हैं इसकी, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। अच्छा, इसमें मैं बता देता हूं ना, मीन निकालने का जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो हटा दिया गया है इस बार सिलेबस से, तो वो नहीं करना है, करके आ जाओगे गलत हो जाएगा, देखो ना वो आपके ऊपर है। तो हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, डायरेक्ट मेथड से अगर करना है तो उसका फॉर्मूला पहले लिख लो, a प्लस समीशन एफ डी बाय समीशन एफ। तो जरूरत किसकी पड़ेगी, d की, और d क्या होता है, d होता है हमारा x माइनस a। तो a क्या है, एज्यूम मीन। तो उसके लिए पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, एज्यूम मीन के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। और x कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के मिड वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो अब कैसे करोगे, कितना हो जाएगा, 117 और 126 ऐड करोगे कितना होगा, कितना हो जाएगा, ये 100, 6 और 7 13, कितना हो जाएगा देख लेते हैं हम लोग। 117.5 में 126.5 जोड़ोगे तो 5 5 10, एक कैरी, 7 और 7 14, एक इधर कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, और ये 244, ठीक। तो ये 244 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, ये हो गया 122, ये हो गया 122। अगर हम 126.5 से 135.5 करेंगे तो इनके बीच का गैप क्या आएगा, 126.5 प्लस 135.5 कितना हो जाएगा, 262, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 131, ये आ गया 131, ठीक है। अब यहाँ पे गैप देख लो कितने का है, 9 का गैप है, तो लिखते जाओ 9 का गैप, इजी है, कुछ भी नहीं करना है, बार बार सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका 140, ये आ जाएगा 149, 149 में 9 ऐड करोगे तो 158, 158 में 9 ऐड करोगे तो 167, और 167 में 9 ये आ जाएगा आपका 176, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, अब क्या निकालना है हमें, डी, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस है। तो जल्दी से हम लोग कोई भी आपकी जो मर्जी आप वैल्यू ले लो, इसको एज्यूम मीन ले लो। चलो 149 को हमने एज्यूम मीन ले लिया, अब क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 149 को 122 को 149 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 122 माइनस 149, हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ये आ जाएगा -27, ठीक। अगेन 131 माइनस 149 करोगे तो वो आ जाएगा आपका -18। देखो 9 का ही गैप आ रहा है तो वही आएगा आपका, तो देख लो जल्दी जल्दी आप कर सकते हो, ठीक। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -9, ये 0, ये 9, ये 18, ये 27। अब हम निकालेंगे f इंटू डी। देखो यहां तक तो कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, सब वैसे ही प्रोसेस होता है, सब इंटरवल देख के आप तुरंत कर सकते हो। f इंटू डी बस आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू 27 दैट इज 81, तो -81 मैंने यहां लिख लिया, ठीक है। 5 इंटू 18 करोगे तो वो आएगा आपका 90, तो ये -90, ये आ जाएगा -81, ये 0, 5 इंटू 9 ये 45, 30 ये हो जाएगा हमारा 72, और ये हो जाएगा 54। बस अब ऐड कर दो, कितना होगा, -81 -90
-81 -90 -81 प्लस 45 प्लस 72 प्लस 54 कितना आया? आ गया, ये आ गया मेरा -81। ठीक है, तो ये एफडी की वैल्यू कितनी आ गई? सबमिशन एफडी की वैल्यू -81 आ गई। और सबमिशन एफ, तो ये सबमिशन एफ जो है ना हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 40 है, प्लस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ये आ गया हमारा क्या? सबमिशन एफ। बस अब क्या करो, फॉर्मूले में पुट कर दो। ए क्या था? एज्यूम मीन हमने क्या माना था? 149 प्लस, ठीक है, सबमिशन एफ डी कितना है? -81 डिवाइड बाय 40, तो ये कितना आ गया? 149 माइनस 81 डिवाइड बाय 40 कर लो, कितना हो जाएगा? 81 डिवाइड बाय अगर 40 करोगे तो वो अप्रॉक्स 2.025 आएगा। माइनस कर लो 149 में से, क्या करोगे? 2.025 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 146.975। तो यही आ गया क्या? इसका एवरेज मीन जो हमें फाइंड करना था, ये हमारा मिल चुका है। तो इस तरीके से इसको बनाना है। थोड़ा सा लेंदी है पर बहुत इजी क्वेश्चन है ना? थोड़ा सा लेंदी है पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस बस है, सॉल्व करना है, आपसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। तो अब ये हमारा सेक्शन सी जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन के साथ, सेक्शन डी के साथ। उसमें और अच्छे क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन है, तो थोड़े से लेंदी रहेंगे पर अच्छे रहेंगे, ईजी है। कॉन्सेप्ट समझना, का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, सॉल्यूशंस पूरे समझ में आ जाएंगे आपको। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, और आपको ये अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।